हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। तो देखिए, सबको जैसा पता होगा अभी कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो अभी पास में है, तो इसी को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे जीएस की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसा पहले भी बताया गया था आप लोगों को। ठीक है, तो अब से पहले पॉलिटी की वीडियो एक और जा चुकी है चैनल पे, एंड अभी मैं आपको उसके आगे थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यूपीएसआई में पॉलिटी एंड मूल विधि के नाम से जो सेक्शन है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा का सारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड उससे अलग हिंदी वहाँ पे रहेगी, मैथमेटिक्स भी रहेगा, एंड रीजनिंग। सो सारे सब्जेक्ट्स में अलग अलग उसमें क्वालिफिकेशन, अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी बेसिक बातों के बारे में आपको बताया था, संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ और उसकी पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री क्या हुई। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अभी जो टॉपिक है बिल्कुल नॉर्मल सी बात कि पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट्स का मतलब होता है संविधान के भाग। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, ये टोटल होते हैं 25, यानी कि 25 होते हैं। अब 25 में कैसे हैं कि देखिए, वैसे तो ये 22 यानी कि 22 होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन इसमें है क्या कि जो 7th है यानी कि संविधान का 7वां भाग, इसको डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। और ऐसा कब हुआ? 1956 में। ठीक है, 7 संविधान के 7वें भाग को खत्म कर दिया गया था। एंड उसका मतलब यहाँ पे ये है 238 जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को क्योंकि यहाँ से एबॉलिश किया गया था, इसको हटाया गया था। तो मैंने क्या बताया है कि टोटल इसके बाद 25 कैसे होते हैं बताऊंगा मैं भी। मुख्य रूप से वैसे 22 होते हैं, लेकिन 22 को ही 25 में बदल दिया जाता है। यहाँ पे समझना ये है कि जो संविधान का 7वां भाग है, क्योंकि ये चीज़ भी पूछी होती है आपसे पीछे के एग्जाम्स में, एक दो जगह पे पूछा गया है ऐसा कि कौन सा ऐसा भाग है जो संविधान का पार्ट नहीं है, तो 7वां भाग संविधान का पार्ट नहीं है। यानी कि जैसे 1 to 10 हम सीक्वेंस में चलते हैं, तो वहाँ पर जैसे आप कहाँ पे पहुँचोगे, छठे भाग पे पहुँचोगे, पार्ट पे पहुँचोगे, तुरंत से 8वां भाग आ जाता है, 7वां उसमें नहीं होता। क्योंकि 1956 में क्या हुआ था? 7वां, ठीक है, संविधान संशोधन। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार, जो कि हुआ था किसमें? 1956 में। उसमें क्या किया गया था कि संविधान के 7वें भाग को एबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद था 238 आर्टिकल जो है, उसको भी साथ साथ में यहाँ से एबॉलिश किया गया था। क्यों किया गया था एबॉलिश, वो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। तो 7वां संविधान का भाग नहीं होता, 6 के तुरंत बाद 8वां आ जाता है। इससे अलग एक और बात है यहाँ पे जो देखने की है, एक तो होता है 4th, ठीक है, एक होता है 9th, एक होता है 14th। यानी कि ये जो संविधान के भाग है, कौन सा? चौथा संविधान का भाग, 9वां संविधान का भाग और 14वां संविधान का भाग। इसके अंदर एक होता है पार्ट ए, इसके अंदर होता है पार्ट ए और पार्ट बी, इसके अंदर भी होता है पार्ट ए। यानी जो चौथा संविधान का भाग है, उसके बाद में तुरंत क्या आता है? 14A, ये एक भाग आता है। एंड उसके बाद जो 9वां संविधान का भाग आएगा, उसमें संविधान 9A और संविधान 9B, ये दो उसके हिस्से होते हैं। और संविधान अगर 14 की बात करें, तो 14 संविधान के बाद में जो 14वां इसका भाग है, 14A भी वहां पे आता है। तो इस तरह से अगर हम इन टोटल अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो, अब आप इस चीज को पूरी तरह से समझ जाओगे। क्या बोला है मैंने? टोटल भाग है 25 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके ए और बी पार्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो 22 होते हैं मुख्य रूप से। अगर एक कम हो गए तो 21 रहेंगे यहाँ पे। अब 21 में जब ये 4 पार्ट आप ऐड करोगे, 4th A, 9th B और 14th A, तो टोटल मिलाकर क्या हो जाता है? संविधान के टोटल 25 भाग हो जाते हैं। यहां तक हमने ये सीखा। ओके, उसके आगे हम थोड़ा सा सो स्टूडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज अबाउट नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग का मतलब राष्ट्रीय ध्वज, जो हमारा झंडा होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है वो। तो देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें डेट है 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके आगे
पिंगली वेंकैया, इन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। और एक नेक्स्ट है मैडम भीकाजी, इन्होंने जर्मनी में सर्वप्रथम इसको फहराया था। ये फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, ठीक है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट डेट है यहाँ पे 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगे को सर्वप्रथम फहराया। ये भी फैक्चुअल बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें पता होना चाहिए। इसी के बारे में एक और पॉइंट है कि इसकी जो बनावट होती है नेशनल फ्लैग की, वो किस तरह की होती है? वो होती है स्टूडेंट्स 3:2 में। 3:2 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी लंबाई कैसी होती है? देखो इस तरह का होता है फ्लैग, ऐसे से बंधा हुआ होता है नेशनल फ्लैग, ठीक है। बीच में इस तरह से अशोक चिन्ह, तो ऐसे बनता है लाइक दैट। तो इसकी जो लेंथ है अगर 3 यूनिट की हो तो इसकी जो चौड़ाई रहेगी कैसी रहेगी? 2 यूनिट की रहेगी। ये मतलब है इसका, ठीक है। 3:2 में इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। और इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में यहाँ पर होता है ये अशोक चक्र, ठीक है। तो अशोक चक्र में क्या होता है? अशोक चक्र के अंदर क्या होती है? 24 तिल्लियां, और ये 24 तिल्लियां गहरे नीले कलर की होती है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले इसी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया अभी आपको, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। सबसे पहले पार्ट्स, तो संविधान के जो पार्ट्स हैं टोटल 25 है, मुख्य रूप से 22 होते हैं, लेकिन 7वें पार्ट को हटाया गया था 1956 में, जो कि 7वें संविधान संशोधन के हिसाब से अनुसार हटाया गया था। और 238 जो अनुच्छेद 238 है उसका भी एबोलिशन किया गया था, उसको भी यहाँ से हटाया गया था, ठीक है। तो उसी के हटने के साथ साथ में क्या हुआ था कि संविधान का 7वां भाग ऐसे हट गया था, अब वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। जब संविधान का 4था भाग आएगा तो चौथे भाग में 4A सेक्शन भी होता है, ठीक है। जब 9वां आएगा तो 9A और 9B ये 2 सेक्शन भी हो पाएंगे, और जब 14th पार्ट आएगा तो 14th A भी उसका पार्ट होता है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 21 रह जाएंगे जब 7वां ऐसे कम हो गया, और 21 में इन चारों को ऐड करो तो टोटल 25 बन जाएंगे टोटल मिला के। इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं कहाँ पे? नेशनल फ्लैग, यानी कि इसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय ध्वज। तो 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? इसको सबसे पहले अपनाया गया था। पिंगली वेंकैया एक पर्सन का नाम है, इन्होंने इसका प्रारूप को तैयार किया था। और मैडम भीकाजी जर्मनी में इन्होंने सर्वप्रथम इस ध्वज को फहराया था, ठीक है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर, ठीक है ना, तिरंगे को सबसे पहले क्या किया था? तिरंगे को फहराया था। ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इससे आगे अगर हम थोड़ा सा चलते हैं तो देखिए नेक्स्ट इज कि जो तिरंगा होता है वो कुछ इस तरह का बना हुआ होता है, ठीक है, लाइक दैट, आपने देखा होगा। तो बीच में अशोक चक्र है और यहाँ पर इसके अंदर 24 तिल्लियां होती हैं जो गहरे नीले कलर की, गहरे ब्लू कलर की होती हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए इस फ्लैग के बारे में 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो मैं बता देता हूं आपको। हटा देता हूं। यहीं पर अगर हम इसके कलर्स की बात करें, कलर्स का मतलब इसके रंग, तो देखिए एक होता है सैफ्रॉन, एक होता है वाइट, एक होता है ग्रीन। सैफ्रॉन का मतलब केसरी कलर जो होता है, ठीक है। तो केसरी कलर इसमें सबसे ऊपर होता है, और एक इसका प्रतीक है, यह है परित्याग का प्रतीक, यानी कि देश पे अपने आप को त्याग कर देना, ठीक है। और ये दूसरा है
सत्य पथ का प्रतीक, और ग्रीन कलर है पृथ्वी तथा जीवन, इन दोनों का प्रतीक, ये पता होना चाहिए। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसके अंदर होते हैं 3 कलर। सैफ्रॉन यानी कि केसरी जो है परित्याग का प्रतीक है, व्हाइट यानी कि सत्य पथ का प्रतीक है, और जो ग्रीन होता है वो पृथ्वी तथा जीवन, इन दोनों का ये क्या है, प्रतीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा उसके आगे बात कर लेते हैं, नेशनल फ्लैग के आगे। सो फ्रेंड्स, नेशनल फ्लैग के जो राष्ट्रीय ध्वज है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने डिस्कस किए। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड नेक्स्ट हेडिंग इज नेशनल एंथेम। इसका मतलब राष्ट्रीय गान। तो राष्ट्रीय गान के बारे में 1911 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इसको गाया था। और नेशनल एंथेम क्या होता है, जन गण मन, ये जो आप गाते हैं नेशनल एंथेम होता है, ठीक है। और इसके रचयिता का नाम भी क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही इसकी रचना की थी, ठीक है। उसके आगे जो फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट है उसके आगे थोड़ा सा चलते हैं। तो इसकी जो भाषा होती है, कभी कभी उससे पूछ लिया जाता है, तो जो नेशनल एंथेम है वो संस्कृत बंगला भाषा में लिखा हुआ है, और इसकी अवधि 52 सेकेंड्स यानी कि 52 सेकेंड में इसको हमेशा क्या किया जाता है, गाया जाता है। उसके आगे अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में सर्वप्रथम हॉलैंड ने नेशनल एंथम को अपनाया था। यानी जैसे इंडिया में आया था ये, वैसे ही सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे पहले जिस कंट्री में आया वो किसमें आया था, हॉलैंड में आया था। एक आगे है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। जब इस नेशनल एंथम का, देखो ये नेशनल एंथम किसमें होता है, यानी कि राष्ट्रगान किसमें होता है, संस्कृत बंगला भाषा में होता है ये तो ओरिजिनल रूप से। तो इसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन आया था, ठीक है, वो क्या था, मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंग्लैंड के, ठीक है, इंग्लैंड के थे जॉर्ज पंचम, ओके, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के आगमन पर इसको क्या किया गया था, गाया गया था, ठीक है। उसके आगे थोड़ा चलते हैं। तो नेक्स्ट इज भारत विधाता। इस नाम से तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बस फैक्चुअल बेस्ड पॉइंट है ये, सारे के सारे सीधे आपको पता होने चाहिए, इसमें कोई भी टेक्निक नहीं है, सीधा बस याद होनी चाहिए वो बात आपका, ठीक है। क्वेश्चन इसी में से लग जाता है मोस्ट प्रोबेबली। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो क्या बताया हमने अभी, नेशनल एंथम जिसको राष्ट्रगान भी कहते हैं, तो कौन सा होता है नेशनल एंथम, जन गण मन, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी, ठीक है, रचना की थी। उसके बाद संस्कृत बंगला भाषा में इसको लिखा गया था, यानी जिसको भाषा थी जन गण मन जो आप गाते हैं हम लोग, ठीक है, वो कौन सी भाषा है, संस्कृत बंगला भाषा, ठीक है। 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान हमेशा।
और 1911 के कांग्रेस के जो कलकत्ता का अधिवेशन था वहां पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सर्वप्रथम गाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे पहले जो, ठीक है, नेशनल एंथम आया था वो कहां पर आया था? हॉलैंड नाम की कंट्री है, हॉलैंड नाम का देश, वहां पे अपनाया गया था सबसे पहले इसको। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया ये क्या है? ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, यानी कि जैसे संस्कृत बांग्ला भाषा है उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तो किस नाम से किया गया था? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया, इस नाम से किया गया था। ठीक है, उसके आगे हम थोड़ा सा चलते हैं। सो नेक्स्ट इज भारत विधाता नाम से तत्वबोधिनी जो पत्रिका उसमें प्रकाशित हुआ था, और इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम के आगमन पर इसको, ठीक है, गाया गया था। इसके आगमन पर इसकी रचना की गई थी। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं इसको, ठीक है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए उसके आगे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके अंदर यही पॉइंट्स थे। सो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट है, सपोज कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो इसमें जो सबसे अच्छा तरीका होता है जीएस के अंदर किसी भी पार्ट को कवर करने का, आपको सबसे पहले 9 to 12 वाली जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जितना भी उसमें सिलेबस है, उसको गो थ्रू जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं। जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, डायनेमिक पार्ट की अगर हम बात करें, जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट होता है, तो देखो वो हमेशा चेंज होता रहता है। कोई भी एग्जाम, सपोज अगर आज की डेट में आप दे रहे हैं 1 जनवरी को 2021, तो 1 जनवरी 2021 को जब एग्जाम दे रहे हैं, उसके अंदर जो करंट अफेयर्स आती है वो पिछले पूरे 1 ईयर की रहती है। यानी आप समझ लीजिए कि उसमें जो रहेगी करंट अफेयर्स वो पीछे 1 ईयर हो गया, यानी कि 1 जनवरी 2020। तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जनवरी 2021 तक की जो करंट अफेयर्स है वो उसमें मिलती है आपको देखने को। ठीक है, तो जो मैं बता रहा था आपको, सबसे पहले 9 to 12 का देख लेते हैं। ऐसा होता है बहुत बार कि सपोज 11वीं 12वीं का आप एनसीईआरटी कोई भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं, वहाँ पे नहीं आ रही वो समझ आपको, तो 9 to 10 में देख लेना चाहिए। और अगर कुछ ऐसा है कि मान लो सब्जेक्ट ही रहा है वो आपका, सपोज आप हिस्ट्री के ग्रेजुएट हैं या फिर आप पॉलिटी के ग्रेजुएट हैं या किसी भी अदर सब्जेक्ट के, तो वो आपको अच्छे से आता है, तो सिर्फ आपको 11-12 देख लेना चाहिए, वो इनफ होता है। ठीक है, अदरवाइज तो सपोज इकोनॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी और इकोनॉमिक्स आपको समझ भी नहीं आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, 6 से लेकर 12 तक की सारी जो इकोनॉमिक्स है वो उसको आप गो थ्रू कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ से भी मिलते हैं आप लोगों को। और उसको गो थ्रू करने के बाद में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को उठाएंगे अगर, तो आपको बात समझ में आने लगती है। एग्जाम्स में जो जीएस का पोर्शन है वो दिन पे दिन डिफिकल्टी होता जा रहा है। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा रहा है आजकल आपसे, आप देख रहे होंगे। अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पर भी जो क्वेश्चंस थे वो बिल्कुल ही डिफरेंट आ रहे थे। ठीक है, जो सिलेबस में नॉर्मली चलते हैं इंस्टीट्यूट्स में, उस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे वो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एग्जाम चाहे या प्रिपरेशन किसी भी ए ग्रेड लेवल की करें लाइक यूपीएससी, या फिर आप डी ग्रुप की अगर कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं कांस्टेबल लेवल पे, तो दोनों ही केसेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मेहनत आपको बराबर ही करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आप 4th ग्रेड की जॉब भी वहाँ पे देख रहे हैं तो उसमें कंपटीशन नहीं है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो बात को समझिए, आप लोगों ने करना क्या है, जस्ट आपने ये करना है कि प्रिपरेशन को पूरी तरह से कंसोलिडेटेड वे में लेके चलना है। यानी ऐसा नहीं कि बस चुनिंदा बातें आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉट्स सारे के सारे कनेक्ट करके चलो, किस तरह से एग्जाम पैटर्न आ रहा है वो देखते चलो। यूट्यूब या फिर और भी बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स या फिर साथ साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए हर सब्जेक्ट के अंदर ही। ठीक है ना, क्योंकि देखिए अकेला जीएसई सब्जेक्ट नहीं है, अदर सब्जेक्ट भी आते हैं, वो भी जरूरी है। ठीक है, तो बात यही है कि
ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, स्कोर करना है एग्जाम के अंदर। उसका तरीका मैंने बताया आपको। जैसा जीएस के अंदर कोई भी पार्ट है, सबसे पहले 6 to 12 तक की एनसीईआरटी अगर आपको पूरी आती है तो बहुत सारी चीज़ें तो वहीं पे क्लियर हो जाती हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को सीक्वेंस में पता होना चाहिए, कौन सी डेट को कब क्या हुआ है। एंशिएंट यानी कि जो प्राचीन भारत है, मध्यकाल भारत है। उसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया है तो किस किस सीक्वेंस में क्या हुआ है, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर आपको इतना आता है 6 से लेकर 12 तक का, तो पहली बात तो एग्जाम्स बहुत सारे उसी में से लग जाते हैं। और फिर भी आपका एक बहुत बड़ा क्या बन जाता है, एक जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये जरूरी है थोड़ा सा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर देखिए बात है अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की करें तो आपको जान के हैरानी होगी कि देखिए बहुत सारी वर्ल्ड में ऐसी भी कंट्री जैसी सभ्यताएं रही हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लाया तो गया, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक थी उसने माना ही नहीं उस कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ऐसा भी रहा है। एंड साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा एक लिखित संविधान है, पता होगा आपको। ठीक है, नहीं पता तो अभी बता रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज़, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना पूरी की पूरी इंडिया की जनता पे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे बीच में, जैसे कि बंटवारा होने के बाद में पाकिस्तान अलग बन गया, लेकिन फिर भी देश के एकीकरण का जो श्रेय जाता है सरदार पटेल को, वो बिल्कुल रिमार्केबल वर्क है। ठीक है, और इससे अलग देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में क्या है कि सबको इक्वालिटी दी गई है। इक्वालिटी का मतलब सबको बराबर का चांस। ठीक है, कोई भी कास्ट, सेक्स या फिर रिलीजन के नाम पे, ठीक है, या फिर कलर के नाम पे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। और कुछ लोगों का कहना है कि ये उधार का थैला भी कुछ लोग बोलते हैं इसको, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो संविधान के सबसे बड़े कर्ता माने जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मतलब इनकी फॉर्म करने वाली, ड्राफ्ट करने वाली सारे का सारा ग्रुप था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इंटेलिजेंट या फिर कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा पर्सन था ना, तो डॉक्टर अम्बेडकर ही थे। ठीक है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में से अच्छी अच्छी जो भी बातें थी उन सबको हमारे यहाँ पे इंक्लूड किया। कंट्री में करप्शन है जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ढंग से एग्जामिन करें, देखो हर कंट्री में प्रॉब्लम तो होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जितने अधिकार, जितनी फ्रीडम इंडिया की कंट्री में जो रहने वाले लोग हमको दी हुई है, बाकी किसी कंट्री में बहुत बार वो देखने को नहीं मिलती है। और इसकी हिस्ट्री आपको पता ही होगी। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स का रूल था यहाँ पर, हम लोग कुछ भी कर ही नहीं पाते थे अपनी मर्जी से। ठीक है, कोई भी बड़ी पोजीशन है तो वहाँ पर भी किसका, ब्रिटिश लोगों का ही वहाँ पे हुकूमत चलता था, हम लोगों की नहीं सुनी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में हमारे पास में बहुत सारे राइट्स हैं और हम उनका यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट नेशनल सॉन्ग। अब ये क्या होता है, ये होता है राष्ट्रीय गीत। तो वंदे मातरम करके आपने सुना होगा जरूर। ठीक है, रचयिता का नाम बंकिम चंद्र चटर्जी। और चटर्जी को
अरविंद घोष ने ऋषि की उपाधि दी। उसके आगे अगर हम बात करें 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इसको गाया। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर मैं बात करूं तो ये जो था राष्ट्रीय गीत आनंद मठ पुस्तक का नाम है। ठीक है। इस पुस्तक से ये लिया गया था और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक भी बने। आनंद मठ पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक है। ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी यही बने थे। ये बात हमें पता होनी चाहिए। 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहले किसने इसको गाया था, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इसको गाया था। आगे मदर आई बो टू थी, इस नाम से क्या था, इसका हुआ था इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके एवरीवन, तो चलिए थोड़ा सा हम इसकी समरी को देख लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए, आपसे सबसे पहले कहना चाहता है वो, और एक और इसमें पॉइंट है, दैट इज इसकी जो भाषा थी, जिस तरह से अभी हमने भाषा पढ़ी थी किसकी, नेशनल एंथम की, इसकी भी भाषा सेम है, संस्कृत बंगला भाषा थी। चलिए, तो नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता थे। ठीक है। संस्कृत बंगला भाषा में ये लिखा हुआ है और आनंद मठ पुस्तक से इसको लिया गया है। आनंद मठ पुस्तक क्या है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित एक पुस्तक है आनंद मठ, उससे ये लिया हुआ है। अच्छा, इसी के साथ साथ अरविंद घोष ने ऋषि की उपाधि दी थी किसको, बंकिम चंद्र चटर्जी को। ये बात भी हमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम इस नेशनल सॉन्ग को गाया था, यानी कि राष्ट्रीय गीत को गाया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक जो बने वो कौन थे, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ही थे। मदर आई बो टू थी, इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इसका, जैसे यहाँ पे संस्कृत बंगला लैंग्वेज है वैसे ही इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, जैसे इसका हुआ था नेशनल एंथम का हुआ था, वैसे ही नेशनल सॉन्ग का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था, यानी कि राष्ट्रीय गीत का भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था। तो उस किस नाम से हुआ था वो, मदर आई बो टू थी, इस नाम से हुआ था। ठीक है। तो चलिए, इतनी बात आगे आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस ही होते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, मूल विधि, ये सब समझ लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट है, सारा मिला गया। ठीक है। कौन से आर्टिकल में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, उससे रिलेटेड हिस्ट्री, ठीक है, ये सब हमें पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कि सारा ही पता हो, लेकिन उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको जरूर गो थ्रू करना है। ठीक है। और मूल विधि भी कितनी इम्पोर्टेंट है, इसी के साथ साथ ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करें यूपीएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की, तो वहां पर ये इम्पोर्टेंट होता है। हमने क्या सीखा है अभी तक, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग,
इन सब के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा हम आगे बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स थोड़ा सा आगे चलते हैं। एंड हेडिंग क्या है? सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि क्या मतलब है इसका? संविधान के स्रोत। कौन सी चीज कहां से ली हुई है हमने, ठीक है। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसको उधारी का थैला भी बोला जाता है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके बाबा साहेब ने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रखा था, जगह दी थी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कौन कौन सी कंट्री से ली गई हैं। तो देखिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो किसकी, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यूएसए से क्या क्या लिया हुआ देख लेते हैं। वेरी फर्स्ट पॉइंट इज मौलिक अधिकार, पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। सेकेंड इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया था आपसे पहले की वीडियो में कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक रिटन एक अनरिटन, यानी कि लिखित संविधान की जो व्याख्या थी, यानी कि जो लिया गया था वो कहां से लिया गया था, इसका प्रारूप यूएसए से ही लिया गया था। आगे क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब उसको पद से हटाया जाता है इसके अंतर्गत। तो ये चीज भी यहीं से ली गई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। तो ये भी अवधारणा कहाँ से ली गई थी, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई थी। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या था इसमें, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, न्यायाधीश के हटाने की प्रोसेस, जो उसका तरीका होता है, विधि होती है, वो भी यूएसए से ही लिया गया था। प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का मतलब उपराष्ट्रपति। इसके अंदर पद तथा कार्य दोनों कहां से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। एक होता है जुडिशियल रिव्यू, यानी कि न्यायिक, ठीक है, न्यायिक समीक्षा कहते हैं उसको हिंदी में, या पुनरावलोकन भी कहते हैं इसको, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, या न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट्स। चलिए देख लेते हैं सारा कुछ। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी, आयरलैंड का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इंग्लैंड का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूएसए से अडॉप्ट की हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये टॉपिक है हमारा। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आता है, इसको मैं स्टार बना देता हूँ, स्टार हैच, मतलब इम्पोर्टेंट है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जुडिशियल रिव्यू बता दो, यानी कि न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन जो होता है, वो जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, वो प्रोसेस हमारा तो पता होना चाहिए यूएसए से। तो यूएसए ने क्या क्या रखा, सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं। मौलिक अधिकार को कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स जैसे कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी अधिकार आएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी का अधिकार अपने यहाँ बचे, तो अधिकार हमारे आगे आएंगे, डोंट वरी, बताया जाएगा उसके बाद। तो मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। राइट टू स्पीच यानी कि व्याख्या का, जो हम किसी के प्रति बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच, ठीक है, किसी के सामने, वो भी अधिकार। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार लगेगा, इस तरह से। तो मौलिक अधिकार सारे के सारे, इनका सोर्स क्या है, यूएसए से लिए गए हैं, ये हमें बताना चाहिए।
रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लिखित संविधान। अब जो हमारा संविधान है, एक लिखित संविधान होता है, एक अलिखित संविधान होता है। हमारा वाला लिखित संविधान है। तो लिखित और अलिखित में क्या फर्क होता है मैंने बताया था पिछले की वीडियोस में, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर संविधान अलिखित भी हो तो उस केस में भी लिखा हुआ डॉक्यूमेंट तो होता है, लेकिन संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि नहीं होता, संसद सर्वोपरि होती है वहाँ पर। यानी कि वहाँ पर संसद जो कह देगी, पार्लियामेंट जो बोल देगी वही हो जाता है फिर आगे। लेकिन लिखित संविधान के अंदर क्या है, संसद सारे निर्णय अगर लेती भी है तो फिर भी संवैधानिक तौर पर ही लेगी। जो संविधान में लिखी हुई बातें हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये फर्क मैंने आपको लिखित और अलिखित का पिछले वीडियो में बताया था। तो हमारा जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान सर्वोपरि है, वो सोर्स कहाँ से लिया हमने, यूएसए से लिया हुआ है। ये बात मैं पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या होता है, आगे आएगा ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये है जी कि राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रोसेस, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल आएगी इसके आगे। इम्पीचमेंट भी कहते हैं इसको, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट, ठीक है। तो राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है, वो वाली अवधारणा कहाँ पर है, वो भी हमने यूएसए से ही ली हुई है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये बात बता दीजिए आपको। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इन तीनों सेनाओं का सबसे बड़ा जो कमांडर है वो कौन होता है, वो सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति ही होता है। और ये वाली अवधारणा हमने कहाँ से ली है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली है। आगे चलते हैं। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजेस होते हैं। जजेस का मतलब न्यायाधीश। तो इन न्यायाधीशों को भी हटाया जा सकता है, जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट करके, इम्पीच करके उसको हटाया जा सकता है, ठीक है, इम्पीचमेंट करके। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया, हटाने का जो प्रोसेस है, वो भी हमने कहां से लिया है, संविधान का स्रोत क्या है, यूएसए के संविधान से ही हमने कॉपी किया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं जी उपराष्ट्रपति को, जो कि एक्स ऑफिसियो होता है, ठीक है, राज्यसभा का। आगे आएगा वो। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के पद तथा कार्य दोनों के दोनों कहां से हमने लिए हुए हैं, उसका सोर्स है यूएसए। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से पता होनी चाहिए। ये बात नहीं याद रहेगी तो वहां पे बार बार देखना पड़ता है। तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति का पद तथा कार्य दोनों कहां से लिए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, पता होना चाहिए। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको, यानी कि पुनरावलोकन। अगर कोई न्यायिक स्टेटमेंट दे दिया गया है एक बार, तो उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जा सकते हैं, दिस इज पॉसिबल। तो एक फैसला होने के बाद यानी कि एक जजमेंट आने के बाद कोर्ट में उसको दोबारा से चेक किया जा सकता है, चेक बैक, या उसकी समीक्षा की जा सकती है, वो कितना सही था कितना गलत था, पूरी डिटेल आएगी आगे, या उसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में, उसको दोबारा से देखा जा सकता है, जांचा जा सकता है, किसी भी न्याय की दोबारा से जांच की जा सकती है। और ऐसा कहाँ से लिया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो आपको मैंने 5-6 पॉइंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताएं बस, ठीक है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत, यानी कि जैसे यूएसए से हो सकते हैं, तो कहाँ से सकता है, आयरलैंड, आयरलैंड भी तो कंट्री है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, एटसेट्रा। ऑस्ट्रेलिया से कुछ लिया होगा हमने। तो जितने भी कंट्रीज हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड में, उनसे कुछ ना कुछ हमने ले रखा है, अडॉप्ट कर रखा है। आयरलैंड से क्या लिया है, यूके से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीजें यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो इसमें सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं, क्या हो गया। मौलिक अधिकार कहाँ से, यूएसए से। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लिखित संविधान कहाँ से, यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो हटाने का जो प्रोसेस होता है उसका यानी कि इम्पीचमेंट, ठीक है ना। तो महाभियोग जो राष्ट्रपति पर लगता है कहाँ से, उसको हटाने के लिए उसके पद से, कहाँ से, यूएसए से। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये वाली चीज कहाँ से लगी है, यूएसए के संविधान से। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको अगर हटाया जाए, उनके जजेस को अगर हटाने का प्रोसेस की पूरी बात करें तो प्रोसेस कहाँ से कॉपी किया हुआ है, यूएसए के संविधान से। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति के पद तथा कार्य दोनों कहां से कॉपी किए गए हैं, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए गए हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। न्यायिक समीक्षा यानी कि पुनरावलोकन, कहने का मतलब अगर कोई न्याय एक बार आ चुका है तो उसकी दोबारा से जांच की जा सकती है। तो न्याय किए हुए न्याय की पुनः जांच, ये वाला कंसेप्ट कहाँ से है जी, ये भी है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये बातें बार बार देखोगे तब याद रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये भी ऑलमोस्ट हो गया है ओनली यूएसए के ऊपर। इससे आगे और भी आएंगे, कौन सी कंट्री से क्या हमने लिया हुआ है, इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन एग्जाम में, घुमा करा के कोई ना कोई कंट्री का पूछा जाता है जरूर।
सो एवरीवन, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अपनी प्रिपरेशन में अपना 100% दीजिए। सिलेक्शन आपका अब नहीं तो ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। देखो सबसे पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही जरूरी है। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है जीएस में या फिर अदर सब्जेक्ट्स में भी, उसको आप बार बार रिवाइज करते रहते हैं, तो एक टाइम ऐसा जरूर आ जाता है, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1-2 साल जब कंपटीशन में हो जाएंगे आप लोगों को, अगर देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका निकल जाता है एग्जाम तो गुड एंड वेल। अगर नहीं भी किसी का हुआ है, जैसे दिल्ली पुलिस में या फिर सबसे पहले एक एग्जाम में दिए हैं, नहीं हो पाया है, तो बिल्कुल भी मायूस ना हो, अपनी तैयारी पूरी बरकरार रखें, पूरी मेहनत के साथ। बिलीव मी, सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको लगे रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर कुछ बातों को यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम भी आती है तो वो प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी, बस आप लगे रहिए, पीछे नहीं हटना, ठीक है। सो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड एंड फॉर टुडे दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। हम फिर मिलेंगे और आपको नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, MCQs लगाते रहो और प्रैक्टिस सेट ले आओ जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो उस डिपार्टमेंट में जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर उसमें कोई वर्क हैं आपके, कोई वर्क करते हैं वहाँ पे, तो उनसे भी बात की जा सकती है, वो भी थोड़ा सा गाइड कर देते हैं आपको। देखिए गाइडलाइन हमारी है, थोड़ा सा सिलेबस भी हमारे चलता रहेगा और बाकी मेहनत आप भी करेंगे तो हो जाएगा, डोंट वरी। जीएस का कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है, जीएस में कुछ भी आ जाता है, लेकिन बस वही कि घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चंस होते हैं चुनिंदा, उनमें से पूछे जाते रहते हैं। जीएस में आप चाहो 100 में से 100% हो जाएगा, दिस इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है, नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमने मैक्सिमम को ऑप्ट करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।